साथियों, आज इस सेशन का हमारा टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम जो है सीएपीएफ या सिविल सर्विसेज मेंस, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं वो बाकी एग्जाम के कॉम्प्रिहेंशन पेपर से उनका जवाब देना थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको उस कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों का जवाब लिखित में देना होता है, जबकि बाकी जो एग्जाम्स के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जैसे यूपीएससी कंडक्ट करती है एनडीए या सीडीएस, वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होता है और पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है उसके बेसिस पे प्रश्नों का जवाब आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके देना होता है, लेकिन यहाँ लिखित में देना है तो इसके अप्रोच भी अलग होंगे। यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा कि कोई भी कॉम्प्रिहेंशन जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों को पहले पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़ने के पीछे कारण ये होता है कि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, तो 5 प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन के जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, जो क्रक्स है, उसका आइडिया आपको पहले से हो जाएगा और जब पहले से आप रिफ्रेश कर लेंगे उस कॉम्प्रिहेंशन के विषय वस्तु को, तो फिर पढ़ते समय आसानी होता है कि हम उन बिंदुओं को जो प्रश्न में पूछे गए हैं उनको हम दिमाग में रिटेन करके सही से लिख सकें, क्योंकि लिखित जवाब आप तभी दे पाएंगे जब विषय वस्तु पे आपका ग्रिप बहुत बढ़िया है। तो आज जो मैंने सीएपीएफ के कॉम्प्रिहेंशन पेपर को पिक किया है वो 2023 में पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को आज देखिए और अप्रोच सीखिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन हम सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज मेन के कॉम्प्रिहेंशन पेपर को के प्रश्नों को बनाते हैं। साथियों, जब पहला प्रश्न पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे बॉम्बे एक कॉमर्शियल हब के रूप में 19वीं सदी में डेवलप हुआ। तो इससे हमें ये इन्फ्रेंस निकलता है कि बॉम्बे पहले कॉमर्शियल हब नहीं था, लेकिन प्रोसेस क्या हुआ, क्या कारण हुआ जिससे कि ये एक कॉमर्शियल हब के रूप में कन्वर्ट हुआ 19वीं सदी में, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है कि भारतीय सूती का डिमांड कैसे बढ़ गया, इंडियन कॉटन का डिमांड कैसे बढ़ गया, तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि यूरोपियन जो वास्तुकला है, यूरोपियन आर्किटेक्चर है, वो कैसे बॉम्बे के स्काई लाइन जो ऊंची ऊंची इमारत है उसको डोमिनेट करने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोग यूरोपियन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करने लगे 19वीं सदी के मध्य में, इसका कारण बताना है। और फोर्थ है कि क्यों और कैसे ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इंडियन बंगला जो है इसको अडॉप्ट क्यों किए, कैसे उनकी जरूरत को ये इंडियन बंगला जो है ये उनको पूरा कर रहा था। पांचवा और आखिरी प्रश्न है कि किस प्रकार से जो बंगला है, बंगला जो है भारत से ओरिजिन हुआ है, तो कैसे ये उनके ब्रिटिश एटीट्यूड को सिंबलाइज कर रहा था, ये आपको बताना है। तो ये पांचों प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि बॉम्बे से जुड़ा हुआ सारा फैक्ट है कि कैसे बॉम्बे कॉमर्शियल हब बना, कैसे कॉटन, इंडियन कॉटन का डिमांड बढ़ा, कैसे ब्रिटिशर्स जो आर्किटेक्चर वास्तुकला है वो कैसे डोमिनेट करने लगा इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो अडॉप्ट किया इंडियन बंगला को, ये उनके एटीट्यूड को कैसे सिंबलाइज कर रहा था। तो ये 5 प्रश्नों से हमें बहुत मोटे तौर पे एक आउटलाइन हमारा बन गया कि कॉम्प्रिहेंशन का विषय वस्तु क्या है। अब हम पढ़ते समय इन सारे पॉइंट को रिटेन करेंगे और इससे संबंधित जो जानकारी होगा वही प्राप्त करने के लिए हम अपने माइंड को फोकस रखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को हम आराम से पढ़ेंगे, ये 4 पैराग्राफ में तोड़ा हुआ है, तो एक एक पैराग्राफ को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे पहला पैराग्राफ पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि बॉम्बे शुरुआत में 7 आइलैंड में टूटा हुआ था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा ये एक हो गया ताकि ज्यादा जगह मिल सके और धीरे धीरे एक बड़ा सिटी के रूप में ये मिल गया। और बॉम्बे कॉमर्शियल कैपिटल था कॉलोनियल इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट थे ना वो प्रीमियर थे वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते थे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हाफ ऑफ द इंपोर्ट, यानी कि 19th सेंचुरी के अंत आते आते आधा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बॉम्बे से होके ही जाता था। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट जो आइटम था वो ओपियम था। ओपियम अफीम को कहते हैं, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना को एक्सपोर्ट करता था और भारतीय मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी और मिडिलमैन जो एजेंट थे, वो सप्लाई करते थे और वो भाग लेते थे इस व्यापार में और इस तरह से बॉम्बे की इकोनॉमी को वो लोग मजबूत करते थे। और बॉम्बे के साथ साथ मालवा, राजस्थान और सिंध, जहां पे ओपियम उगाया जाता था।
दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ एन इंडियन कैपिटल क्लास। इससे भारतीय समाज में भी जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, पूंजीपति वर्ग है, उनका भी जन्म हुआ। और बॉम्बे के जो कैपिटलिस्ट थे वो अलग अलग डाइवर्स समुदाय से आते थे, विभिन्न समुदाय से, जैसे कुछ पारसी थे, कुछ मारवाड़ी थे, कुछ कोंकणी मुस्लिम्स थे, कुछ गुजराती थे, कुछ बनिया थे, कुछ बोहरा थे, कुछ जीव थे, कुछ अमेरिकन भी थे। तो पहला पैराग्राफ से हमें समझ में आया कि बॉम्बे कॉमर्शियल हब जो बना है वो धीरे धीरे बना। पहले 7 आइलैंड्स में था, लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ा उस प्रकार से ये शहर जो है आपस में 7 आइलैंड जुड़े और एक बन के रह गए। और यहाँ पे 50% यानी आधा से ज्यादा जो ट्रेड होता था, यहाँ का जो पोर्ट था वो बहुत ही प्रीमियर था और खास करके ओपियम वगैरह यहीं से जाता था। आधा जो ट्रेड था वो यहीं से होता था और उसमें से मुख्य एक ओपियम के बारे में बात किया, जिसमें बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे इंडिया के और मिडिल मैन थे वो भी हेल्प करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ओपियम वगैरह चाइना को भेजता था। इस तरह से पूंजीपति वर्ग वहां तैयार हुए। तो पहला सवाल जो था उसका जवाब आपको पहला पैराग्राफ में मिला है। दूसरा देखिए, जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1861 में, तो कॉटन अमेरिकन साउथ अमेरिका से आना बंद हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गया भारतीय कॉटन का, और ये खास करके दक्कन एरिया में ये उगाया जाता था। एक बार फिर से भारतीय मर्चेंट और मिडिल मैन जो थे उनको एक अवसर दिखाई दिया कि ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, और 1869 में जो स्वेज नहर खुला उसके बाद ये बिजनेस और बढ़ गया, क्योंकि इससे बॉम्बे का लिंक जो था वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गया आसानी से। बॉम्बे गवर्नमेंट और इंडियन मर्चेंट्स यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर बॉम्बे अर्ब्स प्राइमा इन इंडिया, यानी कि बॉम्बे की सरकार और वहां के व्यापारी वर्ग ये दोनों मिलकर इसको क्या डिक्लेयर किए, लैटिन लैंग्वेज में बोला गया है, इसका मतलब होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। इस तरह से तो एक सवाल आपने जब पढ़ा था तो उसमें आया था कि इंडियन कॉटन का डिमांड क्यों बढ़ा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था इसके वजह से इंडियन कॉटन का डिमांड बढ़ गया, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था बॉम्बे गवर्नमेंट के लिए और मर्चेंट्स के लिए। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, इसमें लिखा हुआ है कि मिड 19th सेंचुरी के बाद वहां पे जरूरत हो गया कि भारत में रेलवे और शिपिंग को एक्सपैंड किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बड़ा किया जाए, बहुत सारे नई नई बिल्डिंगों को तैयार किया जाए। दीज बिल्डिंग्स, और ये सारी बिल्डिंग जो है कल्चर और कॉन्फिडेंस, रूलर्स का जो शासक वर्ग है उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल जो शुरू में था वो यूरोपियन था, और ये जो यूरोपियन स्टाइल जो था वो रिफ्लेक्ट करता था कि उनका जो विजन है उसको दिखाता था कई तरह से। पहला ये एक्सप्रेस करता था ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप। पहला जो वो ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन आर्किटेक्चर को इसलिए लाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो चाहत थी ब्रिटिश लोगों का कि एक फैमिलियर लैंडस्केप यहाँ पे बने इस देश में भी, ताकि वहाँ जो ब्रिटिशर्स लोग हैं ना वो अपना सा यहाँ पे महसूस करें, इसीलिए वो अपना वास्तुकला को यहाँ बढ़ावा दे रहे थे। दस टू फील एट होम इन द कॉलोनी, ताकि वो इस उपनिवेश में अपने घर जैसा महसूस करे। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल्स वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपीरियरिटी, ऑथोरिटी एंड पावर। उनको लगता था कि अगर हम अपनी वास्तुकला को प्रचार करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे उस स्टाइल में, तो इससे हमारी सुपीरियरिटी को सिंबलाइज किया जाएगा, ऑथोरिटी को और पावर को सिंबलाइज किया जाएगा। तीसरा, they thought that buildings that looked European would mark out the difference and distance between the colonial masters and their Indian subjects। और उनको तीसरा ये भी था कि जो अगर आर्किटेक्चर जो रखेंगे ब्रिटिश का, तो इससे डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि देखो हम लोग अलग हैं और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यानी कि प्रजा वो अलग है। ये उनका विजन था। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें देखिएगा कि शुरुआत में ये बिल्डिंग जो था ये बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग से बिल्कुल अलग दिखता था, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस लोग ने भी इस यूरोपियन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर लिए और अपना भी घर उसी स्टाइल में बनाने लगे। ब्रिटिश ने भी कुछ ऐसा ही किया, इंडियन स्टाइल जो उनको सूट करता था, जैसे एक बंगला जो
गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज करते थे बॉम्बे में और पूरे भारत में। और ये जो बंगला का नाम है ना, ये बंगला जो है वेस्ट बंगाल, वहां से आया है, बंगला से। ये ट्रेडिशनल एक थ्रेस्ट बंगाली हट, जो बंगाल में एक फूस का बना हुआ हट होता है। द कॉलोनियल बंगला वाज सेट ऑन एक्सटेंसिव ग्राउंड्स, और जो कॉलोनियल बंगला बनाया गया उसी तरह से बनाया गया, लेकिन बहुत बड़े ग्राउंड में, एक्सटेंसिव ग्राउंड में बनाया गया, जिससे कि प्राइवेसी उन लोगों का कोई तरह से दिक्कत ना हो। और ये एक डिस्टेंस भी मेंटेन करने में हेल्प करता था इंडियन वर्ल्ड से। वो समाज के जो दूसरे लोग से वो उससे अलग रहते थे, क्योंकि उनका एक चारदीवारी के अंदर बंगला होता था। The traditional pitch roofed and surrounding veranda kept the bungalow cool in the summer months. अब वो जो बंगला था उसके चारों तरफ बरांडा होता था, तो गर्मी में ठंडक भी देती थी। द कंपाउंड हैड सेपरेट क्वार्टर्स फॉर रिटर्निंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो घरेलू नौकर या स्टाफ होते थे उनके लिए सेपरेट क्वार्टर्स भी उसमें होता था। द बंगलास इन द सिविल लाइन, सिविल लाइन जो टर्म है ना, खास करके उस समय प्रचलित था सिविल लाइन, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे और लोकल से अलग रहते थे। लोकल को वहां पे रहना अलाउ नहीं है, अभी भी बहुत सारे शहरों में सिविल लाइन है। तो सिविल लाइंस वो ब्रिटिशर्स लोग के लिए ही उनकी कॉलोनी थी। और इस तरह से ये एक रेशियली एक्सक्लूसिव इनक्लेव हो गया। इनक्लेव का मतलब ये होता है रहने का वो जगह जो बाकी साधारण है उनसे अलग रहने वाली जो जगह, उसको इनक्लेव कहते हैं। which the ruling class could live self-sufficient lives without daily social contact with Indians, जिससे कि भारतीयों के साथ उनका डेली कांटेक्ट ना हो सके। तो ये सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद जब हमने उसको पढ़ा तो बहुत सारी चीजें आसानी से रिटेन हो गया। तो यही अप्रोच रखना है। अब ये देखिए, पहला जो सवाल था, हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू अ कमर्शियल हब इन द 19th सेंचुरी। तो अब आप खुद से जवाब दे सकते हैं कि बॉम्बे कॉमर्शियल हब इसलिए बना क्योंकि वहां पे वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न कोस्ट जो था वो बहुत पॉपुलर था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और इंडिया का आधा से ज्यादा ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का उसी रास्ते से होता था। और शुरुआत पॉपुलेशन के ग्रो होने की वजह से भी ये काम हुआ, और खास करके जो मर्चेंट थे, मिडिल मैन थे, ये सब ने भी बहुत हेल्प किया। तो बॉम्बे डेवलप इनटू, अब आंसर देखिए मैंने लिखा है, बॉम्बे डेवलप्ड इनटू अ कमर्शियल हब इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज द प्रीमियर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल in international trade, handling half of India's imports and exports by the end of century. The opium trade with the China, facilitated by Indian merchant and middlemen, further integrated Bombay's economy with Malwa, Rajasthan and Sindh. The city also benefited from the demand for Indian cotton during the American Civil War and the opening of the Suez Canal in 1869, which strengthened its global trade connections. ये पहला है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि कैसे इंडियन कॉटन का डिमांड बढ़ा। तो ये भी आपको पता है कि इंडियन कॉटन का डिमांड बढ़ा था क्योंकि वहां 1861 में अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था, तो साउथ अमेरिका से जो कॉटन जो इंटरनेशनल मार्केट में जाता था वो बंद हो गया था। तो उसी को इंग्लिश में लिखना है कि द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एस्केलेटेड व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1861, डिसरप्टिंग द सप्लाई ऑफ कॉटन फ्रॉम अमेरिकन साउथ to the international market. This created a surge in demand. अचानक वृद्धि हुआ डिमांड में इंडियन कॉटन, primarily grown in the Deccan region. Indian merchant and middleman seized the opportunity to earn significant profit, further boosting Bombay's commercial importance. तीसरा देखिए, why did European architecture dominate the skyline of Bombay in the mid 19th century? तो क्यों यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेट कर रहा था? तो इसके कई कारण थे। आपने देखा था कि यूरोपियन लोग चाहते थे कि अपनी सुपीरियरिटी दिखाएं और बाकी लोगों से अलग होके रहें, हमारा कल्चर इसे सिंबलाइज हो, तो ये प्राइवेसी मेंटेन हो। तो यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेटेड बॉम्बे स्काईलाइन इन द मिड 19th सेंचुरी बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड द इंपीरियल विजन ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। They aim to recreate a familiar European landscapes, अपना घर जैसा महसूस करना चाह रहे थे। दूसरा, they believed that European style buildings symbolize their superiority, authority and power. The architectural contrast also served to distinguish the colonial masters from the Indian subjects. ये हुआ। अगला प्रश्न है कि क्यों,
कैसे ब्रिटिश लोग अडेप्ट किए इंडियन बांग्ला को, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा था। तो हमने पढ़ा था कि इंडियन बांग्ला जो है, जो बंगाल शब्द से ही ये बांग्ला का ओरिजिन हुआ है, डिराइव किया गया है। तो इसमें क्या था कि बांग्ला जहां बनता था, एक तो कुल रखता था चारों तरफ बरांडा रहने की वजह से, दूसरा ये भी था कि ये जो बंगला होता था, इसमें नौकर चाकर का रहने के लिए सेपरेट व्यवस्था, बहुत बड़े एक्सटेंसिव ग्राउंड में बनाया जाता था। तो इस प्रकार वो बाकी जो लोकल लोग हैं उन लोगों से उनका एक डिस्टेंस मेंटेन रहता था, और इस अपना जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता को ये मेंटेन करता था बांग्ला। ये सब चीज हमने पढ़ा था, उसी को इंग्लिश में लिखना है। The British adapted the Indian Bengali hut into colonial bungalow that suited their lifestyle. They built these bungalows on large grounds to ensure privacy and separation from the local population. The traditional pitched roof and surrounding veranda helped keep the house cool during summer. The compound also included separate quarters for domestic servants, reinforcing the British preference for maintaining distance from Indians. समझ रहे हैं? तो प्रश्न पढ़ने से हमारा काम जो है ना बिल्कुल आसान हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हाउ डिड द बांग्ला सिंबलाइज कॉलोनियल एटीट्यूड। तो उन लोगों का जो एटीट्यूड था कि हम सुपीरियर हैं, हम बाकी से अलग हैं, तो बंगला में भी रहने वाले जो लोग था वो अपने आप को आसानी से दिखा सकता है, लोगों से मिलना जुलना उसका कम हो सकता है, तो एक एटीट्यूड में रह सकता है इस बंगला में, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है, बाउंड्री वॉल होता है, हर तरह से ये उनके एटीट्यूड के हिसाब से सही था। द बंगला सिंबलाइज कॉलोनियल एटीट्यूड बाय रिप्रेजेंटिंग रेशियल एंड सोशल एक्सक्लूसिविटी। रेशियली यानी कि नस्लवादी रूप से भी वो अपने आप को अलग दिखा रहे थे, सामाजिक रूप से भी। इट वाज डिजाइन टू सेपरेट द ब्रिटिश रूलिंग क्लास फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन, अलाउइंग देम टू लिव सेल्फ सफिशिएंट lives with minimal social interaction with locals. The large private compounds and separate servant quarters further emphasize the divide between the colonial masters and their Indian subjects. तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन जब हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस और आज जो मैंने प्रश्न पिक किया है यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ के एग्जाम 2023 से, इसमें आप देखेंगे कि दोनों में जब आपका अप्रोच होगा कि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के पहले प्रश्नों को पढ़िए, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि विषय वस्तु को हम मोटे तौर पे समझ लें, और जब हम पढ़ेंगे तो वो पॉइंट जो है ना रिटेन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न है नहीं कि वहां पे कुछ हौच पौच होगा। तो 4-5 ही प्रश्न होते हैं, तो उन 5 प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, और फिर जब पढ़ेंगे तो हर पैराग्राफ से आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम जो आयोजित किया जा रहा है, चाहे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। एनडीए सीडीएस में भी रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसबी जैसे 900 मार्क्स का आपका रिटेन होगा एनडीए का, तो 900 मार्क्स का एसएसबी भी होगा, तो उसमें भी आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट से लेके कोई भी चीज अगर आप करते हैं वहाँ रिटेन बहुत अच्छा होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो आप मेरा रिटेन कोर्स कर सकते हैं, या फिर मुखर्जी नगर में आके आप डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं सिर्फ रिटेन कोर्स के लिए। तो ये जो रिटेन कोर्स है इसको आप परचेज कर लीजिए। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, अगर आप बाहर में हैं, तो आप आराम से अपने घर पे बैठ के और धीरे धीरे अपने रिटेन कोर्स को अच्छा करिए। इसमें पैराग्राफ से शुरुआत किया गया है, हर प्रकार के फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग और आपका कॉम्प्रिहेंशन, सबका इसमें डिटेल में जानकारी दिया गया है। और साथ साथ पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रांसलेशन और साथ साथ वोकेबलरी का भी अलग से एक्सक्लूसिवली इसमें दिया गया है। तो रिटेन कोर्स परचेज कर लीजिए। इसके लिए श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, या मेरे वेबसाइट से भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या 9599614791 पे कॉल करके पूरा डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।